आप लोगों को समझ में आ रहा है? श्यांतन, श्यांतन क्लियर है? हाँ सर, क्लियर है। अनीसा, आकाश, यस सर, समझ में आ ठीक है। जहां दिक्कत हो वहां बतला पूछ लेंगे। गया। यस। यहां पर अगर बात कर रहे हैं हम लोग, तो यहां पर हम लोग को सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि मरकरी का कोई मून नहीं है, ये तो हम लोग को पता है। लेकिन यहां पर सबसे पहले लीस्ट सर्कुलर टू ऑल, यहां पर याद रखिएगा लीस्ट सर्कुलर है, सबसे ज्यादा कम यह सर्कुलर है। तो लीस्ट सर्कुलर मरकरी का ऑर्बिट है। बाकी सारे के सारे थोड़े से सर्कुलर दिखते हैं, लेकिन ये लीस्ट सर्कुलर है, तो बाकी सबके कंपैरेटिवली ये लीस्ट सर्कुलर माना जाएगा। आगे देखते हैं। Mercury is the only second hottest planet. Mercury is the second hottest planet. Venus, through farther from the sun than the Mercury, actually experienced higher temperature. This is because the Mercury has no atmosphere. क्योंकि Mercury में कोई atmosphere नहीं है to the regulate the temperature and result in the most extreme temperature change all of the planets, ranging minus 170 degrees Celsius to 180 डिग्री फ़ारेनहाइट इसे कह सकते हैं, ड्यूरिंग द नाइट टू 430 डिग्री सेल्सियस टू 800 फ़ारेनहाइट ड्यूरिंग द डे। तो यहां पर याद रखिएगा, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यह सेकेंड हॉटेस्ट प्लैनेट है, ये सबसे नजदीक है सूर्य के। ऑफ कोर्स ये सबसे नजदीक है, बट इट इज नॉट हॉटेस्ट प्लैनेट, इट इज सेकेंड हॉटेस्ट प्लैनेट। तो यहां पर याद रखिएगा यह सेकेंड हॉटेस्ट प्लैनेट होगा, जिसमें रात में काफी ज्यादा कम टेम्परेचर होता है और दिन में काफी ज्यादा टेम्परेचर होता है। मरकरी डज नॉट एक्सपीरियंस एनी सीजन, यहाँ कोई सीजन या मौसम का एक्सपीरियंस नहीं हो सकता। द एक्सिस ऑफ द मरकरी हैज ए स्मॉलेस्ट टिल्ट, ये स्मॉलेस्ट टिल्ट है, थोड़ा सा झुका हुआ है टू अदर प्लैनेट्स एंड दस रिजल्ट इन लैक ऑफ द सीजन्स ऑन इट्स सरफेस। नतीजा इसमें कोई यहाँ पर आपका सीजन नहीं पाया जाता है, क्योंकि ये जो झुकाव है वह काफी कम माना जाता है या देखा जाता है, तो काफी कम अमाउंट में ये झुकाव है। नतीजा यहाँ कोई मौसम एक्सपीरियंस नहीं हो पाता है। टेम्परेचर भी देख रहे हैं एक्सट्रीम केस में है इसका, दोनों साइड में कूलेस्ट भी एक्सट्रीम है, लेकिन हॉटेस्ट की बात करेंगे तो यह सबसे ज्यादा हॉटेस्ट नहीं होगा। अब यहां पर बात करते हैं, मरकरी इज द ओनली प्लैनेट विच डज नॉट रोटेट एग्जैक्टली वंस एवरी ईयर। यहां पर याद रखिएगा मरकरी इज ओनली प्लैनेट, एकमात्र प्लैनेट है विच डज नॉट रोटेट एग्जैक्टली वंस एवरी ईयर, इंस्टेड रोटेटिंग 3 times for the every 2 orbit of the sun. This is because it is nearly tidally locked to the sun. यहां पर याद रखिएगा, जो अगर हम लोग बात कर रहे हैं कि हर साल एक बार बिल्कुल एक ही जैसा नहीं घूमता है, बल्कि इसके बजाय सूर्य के 2 कक्षाओं के में यह घूमता हुआ नजर आता है। तो यहां इसलिए याद रखिएगा, यह चूंकि सूर्य से एक प्रकार से ग्रेविटेशनली लॉक्ड है, इसकी वजह से यह होता है। तो इसका फिक्स आपका एक ही पाथ नहीं है, इसके यहां पर बात करेंगे 2 फिक्स पाथ हैं। तो यहां पर सीधा सा रोटेटिंग 3 times, 3 बार यह रोटेट करता है 2 ऑर्बिट के ऊपर। तो इसके 2 ऑर्बिट्स हैं जिसके ऊपर यह घूमता हुआ नजर आएगा। एक सिंगल ऑर्बिट के ऊपर जैसा अर्थ मूव करता है वैसा यह नहीं है, क्योंकि अर्थ जब एक सिंगल ऑर्बिट पर मूव करता है तो एक ही प्रकार का सीजन है, एक ही प्रकार का डे एंड नाइट का सारा डिफरेंसेस है, लेकिन ये 2 ऑर्बिट के ऊपर 3 बार मूव कर जाता है। तो 3 बार मूव करने में ये 2 ऑर्बिट्स का यूज करेगा। कारण सीधा सा है, ये कंप्लीटली ग्रेविटेशनली लॉक्ड है। The orbit of Mercury was important in proving Albert Einstein's theory of the general relativity. अब यह जो है वो जनरल रिलेटिविटी की थ्योरी को और ज्यादा बेहतर तरीके से स्पष्ट कर पाता है। नेक्स्ट यहां पर आएंगे,
जब रिलेटिविटी की बात करेंगे तब उसे और डिस्कस करेंगे हम लोग। मरकरी हैज ए लार्ज आयरन कोर, इसमें एक लार्ज आयरन कोर है, यानी कि जो मरकरी के बीच का स्थिति है उसमें आयरन कोर की मात्रा बड़ी है। दैट इज अबाउट 40%, ये करीब करीब 40% है। हाँ से अंतन बोलिए। सर आप मार्केट के बारे में वो रिलेटिविटी के बारे में क्या बोल रहे थे, और एक बार काइंडली रिपीट करेंगे? हाँ रिपीट कर देते हैं। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को एक्सप्लेन करने में यह थ्योरी काफी ज्यादा काम आती है। यहाँ पर अगर हम लोग बात कर रहे हैं थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, तो यहाँ पर याद रखिएगा ये जो मरकरी का ऑर्बिटिंग का गुण है, तो यहीं पर अल्बर्ट आइंस्टाइन ने जो थ्योरी दिया था जनरल रिलेटिविटी का, उसको और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने में ये काम आता है। तो आगे चल के जब हम लोग इस पूरे के पूरे थ्योरी को डील करेंगे तब इसको देखेंगे ये किस प्रकार से हमारा हेल्प करता है। ठीक है, अभी इसको डिटेल डिस्कस यहाँ पर नहीं करते हैं। ठीक है, अब यहां पर आते हैं आयरन कोर से बना हुआ 40% इसका जो कोर है वो आयरन से बना हुआ है। अब यहां पर याद रखिएगा कंपेयर टू द कोर वॉल्यूम इज 17%। 17% अर्थ में कोर होता है, लेकिन यहाँ पर 40% कोर है और यह बना हुआ है आपका किससे, आयरन कोर है। इन इट्स सेंटर हुज रेडियस इज अबाउट 1800 टू 1900 किलोमीटर, इसका रेडियस करीब करीब 1800 टू 1900 किलोमीटर है और 1100 टू 1180 माइल्स में अगर देखेंगे तो। साइंटिस्ट बिलीव दैट द कोर ऑफ द मरकरी इज द प्रोबेबली मोल्टेन, माना जाता है कि इसका जो कोर है, जो मरकरी के अंदर का पोर्शन है वह लिक्विड है या मोल्टेन फॉर्म में है। द आउटर सेल ऑफ द मरकरी इज ओनली 500 टू 600 किलोमीटर, बाहर जो मरकरी की सतह है वो केवल 500 टू 600 किलोमीटर की है, ठीक, यानी कि मोटाई की है। अर्थ आउटर सेल मेंटल एंड क्रस्ट करीब करीब 2930 किलोमीटर के आसपास का है। तो पृथ्वी से काफी कम मोटा इसका बाहर का सरफेस है। तो इस प्रकार से ये दोनों चीजें काफी इंपॉर्टेंट है। तो 40% इसका कोर का पॉइंट है, जबकि पृथ्वी में 17% ही कोर का पार्ट है। तो याद रखिएगा कॉम्पिटिटिवली क्वेश्चन पूछता है आजकल, तो कॉम्पिटिटिवली क्वेश्चन के लिए आप दोनों को ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे, मरकरी हैज ए वेरी थिन एटमॉस्फेयर। मरकरी में बहुत थिन एटमॉस्फेयर होता है विच इज मेड अप ऑफ द एटम्स ऑफ द सरफेस ऑफ द प्लैनेट। ये क्या होता है, विच इज मेड अप ऑफ एटम्स ऑफ द सरफेस, जो भी हमारे एटम सरफेस पर पाए जाएंगे उस प्लैनेट के, उसके ऊपर ही ये बना हुआ होता है। दैट हैव बीन ब्लोन अवे बाय द सोलर विंड। तो यहां पर याद रखिएगा सोलर विंड जो होती है वो उसे बहा ले जाती है इसके एटमॉस्फेयर का। एज मरकरी इज सो हॉट, ये इतना ज्यादा गर्म है, दीज एटम्स क्विकली स्कैप्ड, ये जो एटम होते हैं वो क्विकली बहुत तेजी से स्कैप्ड हो जाते हैं, बाहर चले जाते हैं इनटू स्पेस, एंड सो इट इज एटमॉस्फेयर इज कॉन्स्टेंटली बीइंग रिप्लेनिश्ड। नतीजा इसका जो एटमॉस्फेयर है वो लगातार खाली ही बना रहता है। मरकरी हैज ए वीक मैग्नेटिक फील्ड, एक अनदर पॉइंट यहाँ पर भी, इसका मैग्नेटिक फील्ड भी काफी कमजोर है। कारण सीधा सा है, अगर बात करेंगे पृथ्वी की तुलना में अगर देखेंगे तो ओनली 1% है इसका मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि ये तो ऑलरेडी ग्रेविटेशनली लॉक्ड है, तो ये बहुत ज्यादा आपका नहीं हो सकता है ग्रेविटेशनली स्ट्रॉन्ग। तो ये ग्रेविटेशनली स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, कारण सीधा सा है क्योंकि ये ग्रेविटेशनली लॉक्ड प्लैनेट है। तो ये इस प्रकार से हमारा बुध के बारे में हम लोगों ने यहां पर देखा, मरकरी के बारे में। अब यहाँ पर कौन कौन से सैटेलाइट गए हैं जरा ये देख लेते हैं। ओनली 2 स्पेसक्राफ्ट, केवल 2 स्पेसक्राफ्ट यहाँ पर गए हैं, एवर विजिटेड मरकरी। इट इज डिफिकल्ट टू रीच द प्लैनेट ड्यू टू इट्स प्रॉक्सिमेटली टू द सन, क्योंकि ये सन के बहुत नजदीक है, इसकी वजह से इसके ऊपर पहुंचना बड़ा मुश्किल होता है, और साथ में इसकी स्पीड काफी तेज है। नतीजा इसके नजदीक जाना किसी भी स्पेसक्राफ्ट के लिए एक बड़ी चुनौती है। And any spacecraft visiting would need to travel 91 million kilometer into the sun's gravitational potential well। तो यहाँ पर सूर्य के ग्रेविटेशनल
पोटेंशियल वेल के साथ इसे घूमना पड़ता है। कौन कौन से सैटेलाइट यहाँ पर गए थे देख लेते हैं कि कौन कौन से यहाँ पर सैटेलाइट गए हैं। सबसे पहला बात करते हैं मेरिनर 10 का। ड्यूरिंग 1974-75 मेरिनर 10 गया था फ्लाइंग बाय द मरकरी 3 times एंड मैपिंग हाफ इट्स सरफेस। इसने करीब करीब आधा इसके सरफेस को मैप कर लिया। ऑन द मार्च 24 1975 it ran out of fuel and is still believed to orbiting the sun। माना जाता है कि यह भी सूर्य की परिक्रमा कर रहा है। वहीं पर दूसरा बात करेंगे द मैसेंजर प्रोब was launched in 2004 to explore Mercury's high density, its geological history, the nature of its magnetic field and more। Another missions बेपी कोलंबो, तीसरा मिशन है बेपी कोलंबो is to be launched in 2015 by the European Space Agency and Japan is expected to reach Mercury in 2019। चूंकि ये नोट्स आपका पुराना ये से उठाया गया था तो ये आपका 2019 में ये पहुंच गया था बेपी कोलंबो। अब बेपी कोलंबो को हम लोग अब दूसरे तरीके से देखेंगे अगले ये में। तो 3 यहां पर हमारे सैटेलाइट गए। सबसे पहला गया था हमारा मैरिनर के बाद गया मैसेंजर के बाद गया है बेपी कोलंबो, और बेपी कोलंबो ये हमारा लास्ट है। अब यहां पर बात करते हैं मरकरी हैज मोर क्रेटर्स। इसमें बहुत सारे क्रेटर्स होते हैं। क्रेटर यानी खड्डे गड्ढे। इम्पैक्ट मार्क दैट एनी अदर प्लैनेट। यहां पर याद रखिएगा अन्य किसी भी प्लैनेट की तुलना में यहां काफी ज्यादा गड्ढे हैं। तो यहां पर याद रखिएगा द सरफेस इज सिमिलर टू दैट ऑफ द मून। ये चांद की तरह ही इसका सरफेस है। इट इज अनलाइक मोस्ट प्लैनेट्स मरकरी इज नॉट जियोलॉजिकल एक्टिव एंड कैन नॉट सेल्फ हील फ्रॉम इम्पैक्ट विथ एस्टेरॉयड एंड कॉमेट्स। तो यहां पर याद रखिएगा सूखा इसका पूरा का पूरा आपका सतह है, और चंद्रमा के समान ही इसके अधिकांश ग्रहों के विपरीत यह बुध आपका बहुत ज्यादा कोई एक्टिव नहीं है जियोलॉजिकली। तो यहां पर याद रखिएगा अगर इसके ऊपर क्षुद्र ग्रह या फिर एस्टेरॉयड या फिर कॉमेट्स ये टकराते हैं तो ये खुद से सेल्फ हीलिंग की कोई कैपेसिटी नहीं रखता है। तो मोस्ट ऑफ द मर्करियन क्रिएटर्स आर नेम्ड आफ्टर द फेमस राइटर्स। इससे मतलब हमको बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन पहले वो इस चीज को समझ लीजिए कि जितने भी इसमें हमारे एस्टेरॉयड कॉमेट्स ये सारे के सारे यहाँ पर टकराएंगे अगर मरकरी में, तो सेल्फ हील या खुद ब खुद ठीक होने का प्रोसेस नहीं है। जैसे अगर बात करेंगे हमारे यहाँ अगर पृथ्वी पर कोई कॉमेट्स आके टकराता है और यहाँ पर एक बड़ा सा गड्ढा बन जाता है, एक बड़ा सा होल बन गया, या यहाँ पर एक बड़ा सा गोलाकार होल बन गया इस कॉमेट्स के टकराने पर, तो धीरे धीरे यहाँ चूंकि एटमॉस्फेयर है तो या यहाँ पानी जम जाएगा इस गड्ढे में, या चारों तरफ से यहाँ पर हवाएं बहकर धूल बहकर या बाकी सारे मिट्टी ये धीरे धीरे हील कर जाएगा, भर जाएगा, और 2000 साल 3000 4000 साल में यह जगह प्लेन की तरह हो जाती है। तो यहाँ पर याद रखिएगा या इसका इम्पैक्ट काफी कम हो जाएगा। तो इस प्रकार की पॉसिबिलिटी नहीं है सेल्फ हीलिंग की। नेक्स्ट आते हैं जिसको इसके क्रेटर्स हैं, उसको नाम दिया गया है राइटर्स और आर्टिस्ट के नाम पर। इफ ए क्रैटर इज लार्ज देन, यहाँ पर याद रखिएगा 250 किलोमीटर इन द डायमीटर, इट इज नोन एज बेसिन। अगर कोई क्रेटर 250 किलोमीटर से ज्यादा बड़ा है तो उसे बेसिन के रूप में जानते हैं। द लार्जेस्ट बेसिन ऑन द मरकरी इज कैरोलिस बेसिन। सबसे बड़ा जो बेसिन है वो कैरोलिस बेसिन है। इट इज अराउंड 1550 किलोमीटर इन डायमीटर। तो यहाँ पर यह 1550 किलोमीटर के डायमीटर का है, एंड वाज डिस्कवर्ड बाय द मैरिनर 10, और ये मैरिनर 10 के द्वारा डिस्कवर्ड किया गया था। तो यहाँ पर इस प्रकार का पूरा इंफॉर्मेशन है। अब आते हैं, यहां तक मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा मरकरी के बाद अब आएंगे हम लोग वीनस के बारे में। वीनस के बारे में आएंगे, बुध के बाद आ रहे हैं शुक्र के बारे में। तो बुध हम लोगों ने पहले देखा, अब शुक्र देख रहे हैं। तो वीनस इज सेकेंड ब्राइटेस्ट नेचुरल ऑब्जेक्ट इन स्काई।
ये सेकंड ब्राइटेस्ट नेचुरल ऑब्जेक्ट है. द प्लैनेट हैज एन apparent magnitude of 3.8 to 4.6 which makes it visible on the bright clear day. तो इसका मैग्नीट्यूड सीधा सा -3.8 to 4.6 होता है, which makes visible, ये इसको विजिबल बनाता है अगर मौसम साफ हो तो. द मून इज ओनली अदर नेचुरल ऑब्जेक्ट दैट इज ब्राइटर. याद रखिएगा, जो मून है हमारा वह पहला नेचुरल ऑब्जेक्ट है जो सबसे ज्यादा आकाश में ब्राइट हमको दिखता है, और इसके दिखने के बाद दूसरा हमारा वीनस दिखता है. ये हमारा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है. ये दोनों पॉइंट को आप लोग को आराम से समझ लेना है और पढ़ के दिमाग में भी रखना है. वीनस इज समटाइम्स रेफर्स टू एज द मॉर्निंग स्टार. यहाँ पर वीनस को भी मॉर्निंग स्टार के रूप में कहा जाता है या इवनिंग स्टार के. दिस date back to ancient civilization who believe that the Venus has in fact two distinct stars appearing in the sky. When the orbit of the Venus overtake Earth orbit, it change from the being visible at the sunrise to visible at the sunset. They were known as the Phosphorus and Hesperus by the Greek and the Lucifers and Vespers by the Romans. यहां पर याद रखिएगा, शुक्र कभी कभी सुबह का तारा या शाम की तरह भी कहा जाता है. यह प्राचीन सभ्यताओं के बारे में जो यहाँ पर कंफ्यूजन वाली स्थिति थी वो यहाँ भी दिखने को मिलेगी आपको. साथ में याद रखिएगा, यूनानियों द्वारा इन्हें फास्फोरस कहा जाएगा या हेस्परस कहा जाएगा. वहीं रोम के द्वारा या रोम के लोगों के द्वारा इसे लूसीफर तथा वेस्पर कहा जाता था. One day on Venus is longer than 1 year. यहाँ पर अगर बात करेंगे, एक दिन जो होता है वीनस के ऊपर वो लॉन्गर होता है एक वर्ष से, ड्यू टू द स्लो रोटेशन. इसका रोटेशन काफी स्लो है ऑन इट्स एक्सिस, इसके एक्सिस पर. इट टेक्स 243 अर्थ डे टू कंप्लीट वन रोटेशन. एक रोटेशन पूरा करने में ये 243 डेज लेता है. द ऑर्बिट ऑफ द प्लैनेट इट टेक्स 225 अर्थ डेज. यहाँ पर ऑर्बिट क्या है हमारा प्लैनेट का, कितना टाइम लेगा, 225 अर्थ डेज टू मेकिंग ए ईयर ऑन द वीनस शॉर्टर ऑन द डे ऑन द वीनस. तो यहाँ पर इस प्रकार की स्थिति होती है. तो यहाँ पर याद रखिएगा, यह 225 डेज में कंप्लीट रिवॉल्व कर जाता है. जबकि एक दिन ये पूरा करने में कितना ले रहा है, 243 डेज, और एक वर्ष पूरा करने में 225 डेज ये ले रहा है. तो इस चीज को हमेशा ध्यान में रखेंगे. अब यहां पर बात करते हैं, वीनस इज नेम्ड आफ्टर द रोमन गॉडेस. यह रोम की देवी के नाम पर यह आपका मॉनिटर के मतलब बतलाया गया था. लव एंड ब्यूटी, जो रोम की देवी है, लव और प्यार और सुंदरता की, यह उसके नाम पर, वीनस के नाम पर यह नाम दिया गया. दिस मे बी इन पार्ट ड्यू टू द ब्राइटेस्ट ऑफ द प्लैनेट एंड मे डेट बैक टू द बेबीलोनियन इन 1581 who referred to Venus as the bright queen of the sky. जैसे जो बेबीलोन की सभ्यता के लोग थे वह ब्राइट क्वीन ऑफ द स्काई के नाम से भी जाना जाता.